हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में से प्रत्येक परीक्षा में सवाल आना निर्धारित है। ये मान के चलिए आप, चाहे आप कोई भी पेपर देने चले जाइए, टीजीटी, पीजीटी का, बीपीएससी का, डीएसएसबी का, किसी भी परीक्षा में बैठिए, आधुनिक काल से सवाल आना ही आना है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कवि की, एक ऐसे लेखक की जिन्होंने 35 वर्ष की उम्र में वो कारनामा कर दिया जो आप सोच भी नहीं सकते। 3 पत्रिकाएं निकाली, इतने अनुदित नाटक लिखे, इतने मौलिक नाटक लिखे, 70 से ज़्यादा कविताएं लिखी, पता नहीं क्या कुछ किया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे उदीयमान कवि, ऐसे हरफनमौला कवि लेखक जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म भारतेंदु युग की जो शुरुआत मानी जाती है वहीं से मानी जाती है, यानी कि 1850 ईस्वी से। बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि यहीं से हम भारतेंदु युग की शुरुआत मान सकते हैं। कारण क्योंकि 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह था कि 1857 से जब क्रांति हुई थी तो वहाँ से हम आधुनिक काल की शुरुआत मान सकते हैं, भारतेंदु युग की शुरुआत मान सकते हैं, पुनर्जागरण की शुरुआत मान सकते हैं। और बहुत सारे लोग जब मानते हैं जब भारतेंदु जी ने पत्रिकाएं निकाली 1867 में, वहाँ से दौर बदला, जज्बात बदले थे। इनका जन्म हुआ था काशी में एक संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका नाम था हरिश्चंद्र। भारतेंदु एक उपाधि थी जो इनको दी गई थी, नाम था इनका हरिश्चंद्र। उम्र केवल 35 वर्ष, 50 में जन्म हुआ, 1885 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता भी कवि थे, लेखक थे, बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास उनका नाम था। और वो प्रसिद्ध इतिहासकार सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में पैदा हुए माने जाते हैं। इनका मूल नाम, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, हरिश्चंद्र था। हालांकि इनको उपाधि जो मिली थी वो भारतेंदु मिली थी, यानी कि भारत जमा इंदु, यानी कि भारत का चांद। ये किस्सा तब हुआ था जब शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात हो रही थी। तो उन्होंने शिव प्रसाद सितारे हिंद की जब उनको उपाधि मिली थी तो बहुत सारे पत्रकार, साहित्यकार इकट्ठे हुए। उन्होंने सिफारिश की कि अगर वो सितारे हैं तो ये हरिश्चंद्र जी चांद हैं, यानी कि भारत के इंदु हैं। तो भारतेंदु नाम तब इनको मिला था। सब पत्रकारों और साहित्यकारों ने इन्हें मिलकर के 1880 में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। ठीक है, ये एक तथ्य है आपके लिए, याद रखिएगा। मुख्य पेशा जो था उनका पत्रिकाएं निकालना, यानी कि पत्रकारिता करना ही था। और पत्रकारिता ही थी जिसने समाज की धुरी को बदला था, साहित्य के अवदान को बदला था। संपादन कार्यों में 3 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली। इसके बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कितनी पत्रिकाएं हैं। तो 3 पत्रिकाएं हैं। एक का नाम था कवि वचन सुधा, दूसरी का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका और तीसरी का बाला बोधिनी। ये 3 पत्रिकाएं थी। इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। बात कवि वचन सुधा की करेंगे तो कवि वचन सुधा 1868 में पत्रिका प्रकाशित होती थी। पत्रिका पाक्षिक भी थी, मासिक भी थी और साप्ताहिक भी थी। तीनों संस्करण इस पत्रिका के निकले। इसके बाद मासिक पत्रिका इन्होंने निकाली 1873 में, जिसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। और इसके बारे में तथ्य ये है कि शुरुआत के 8 अंक जो थे इस पत्रिका के, केवल 8 अंक, उस 8 अंकों तक ये पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी। और 9वें अंक में इसका नाम जो है बदल गया था और वो नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। ठीक है, चंद्रिका के पीछे क्या कहानी है अधिकांश लोग आप जानते होंगे, और जो जानते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्यों इन्होंने अपना पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था, किसके नाम पर कर दिया था, ये भी आप जरूर बताइएगा। तो ठीक ठाक गद्य का जो परिष्कृत रूप था वो सबसे पहले इसी पत्रिका में, यानी कि हरिश्चंद्र मैगजीन में, जिसको हम हरिश्चंद्र चंद्रिका बोलते हैं, इसी चंद्रिका में ठीक ठाक परिष्कृत रूप गद्य का वो वहाँ से प्रकट होता था। फिर 1874 में एक और दौर बदला और इन्होंने महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था बाला बोधिनी।
और बाला बोधिनी में स्त्री शिक्षा से संबंधित जितने भी लेख होते थे, स्त्रियों की समस्याओं से संबंधित, उनके सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, उनके विमर्श को लेकर के जितनी बातें हुई वो सबसे पहले बाला बोधिनी पत्रिका में ही की थी। मज़ेदार तथ्य ये है कि ये तीनों पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी, ये तीनों पत्रिकाएं बनारस से ही प्रकाशित होती थी, काशी से ही ये निकलती थी। अब बात करते हैं पत्रिकाओं के बाद इनकी रचनाओं की, और रचनाओं में सवाल इनसे पूछा ही जाता है। 35 वर्ष इनका जीवन रहा, अल्पकालिक जीवन, और उसमें हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा पर इन्होंने अपनी कलम चलाई, जिसके लिए हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा, उनका आभारी रहेगा। तो तकरीबन इन्होंने 175 के आसपास रचनाएं लिखी हैं। उनमें से 17 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। 17 में नाटकों की अगर मैं बात करूं तो अनुदित और मौलिक नाटक हैं। अनुदित नाटकों की संख्या 8 है और मौलिक नाटकों की संख्या 9 है, जिनके बारे में हम एक एक करके अब बात करेंगे। तो 2 प्रकार के नाटक इन्होंने लिखे, अनुदित नाटक और मौलिक नाटक। रही बात अनुदित नाटक की, तो दूसरी भाषाओं से जो रचनाएं थी, जो नाटक थे, उनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी में अनुवाद करके हमारे सामने पढ़ने योग्य उसको बनाया, तो वो अनुदित नाटक इनके रहे। ठीक है, तो अनुदित नाटकों की संख्या है 8 और 8 के बारे में एक एक टिप्पणी जरूर कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो अनुदित नाटक लिखा वो था विद्यासुंदर। विद्यासुंदर 1868 में इनका नाटक था। अनुदित नाटक था, तो मूल नाटक कौन सा था? तो मूल नाटक था संस्कृत का एक नाटक जिसका नाम था चोर पंचशिका। वो बांग्ला संस्करण था और बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, दूसरा इन्होंने नाटक लिखा 1868 में ही, वो था रत्नावली संस्कृत नाटिका थी एक रत्नावली, उसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया। तीसरा एक जो अनुदित नाटक इनका रहा वो था पाखंड विडंबन, और पाखंड विडंबन ठीक 4 साल बाद यानी कि 1872 में इन्होंने अनुदित करके रखा। और ये नाटक प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है संस्कृत में, कृष्ण मिश्र ने संस्कृत में प्रबोध चंद्रोदय नाटक लिखा। उस नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद पाखंड विडंबन के नाम से इन्होंने किया था और वो हमारे लिए पढ़ने योग्य बनाया। ठीक है, 1873 में ठीक 1 साल बाद इन्होंने एक और नाटक का अनुवाद किया। संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय नाटक का हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया। तो धनंजय विजय 1873 में कांचन कवि के द्वारा रचित धनंजय विजय का ये हिंदी में अनुवाद का संस्करण था। उसके बाद 1875 में एक कर्पूर मंजरी नाटक आया इनका, वो भी संस्कृत के कांचन कवि का एक नाटक है, उसका ही अनुवाद है। और ये नाटक, ये मजेदार सवाल है, ये सट्टक श्रेणी का नाटक था। कौन सी श्रेणी का? सट्टक श्रेणी का नाटक था, इसको आप याद रखिएगा। फिर इन्होंने 1877 में भारत जननी एक नाटक का अनुवाद किया, ये भी संस्कृत से हिंदी में अनुदित नाटक था। 1877 में एक गीति नाटक के तौर पर ये अनुवाद किया गया था, यानी कि इसमें गीत भी थे। ठीक है, फिर 1878 में एक और नाटक विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया 1878 में। फिर शेक्सपियर की एक रचना थी मर्चेंट ऑफ वेनिस का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और उसको नाम दिया दुर्लभ बंधु, और दुर्लभ बंधु 1880 में ये नाटक इन्होंने अनुवाद किया। ठीक है, तो कुल नाटक इनके 8 रहे। 8 को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले विद्यासुंदर के बाद रत्नावली, फिर पाखंड विडंबन, फिर धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। ये 8 नाटक हैं जिनको आप क्रम से याद रख सकते हैं कि ये अनुदित नाटक थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मौलिक नाटकों की। रही बात मौलिक नाटकों की, तो मौलिक नाटक इनके संख्या में 9 है, एक ज्यादा है अनुदित से, तो संख्या में 9 इनके मौलिक नाटक हैं। पहला जो मौलिक नाटक था इनका वो था वैदिकी हिंसा न भवति। 1873 में ये लिखा था नाटक, और ये प्रहसन था।
याद रखिए ये प्रहसन था, हास्य व्यंग की रचना थी। वैदकी हिंसा हिंसा न भवति, इसका विषय क्या था? वैदकी हिंसा हिंसा न भवति, जैसे नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा हिंसा की बातें हैं, यानी कि पशु बलि प्रथा का विरोध इस नाटक में किया गया है। एक कथन में अगर आपसे कोई पूछे कि वैदकी हिंसा हिंसा न भवति, ये नाटक 1873 में आया था, ये एक प्रहसन था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था और इस नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा इनका जो मौलिक नाटक आया उसका नाम था सत्य हरिश्चंद्र। अपने नाम पर ही बात इन्होंने की, तो सत्य हरिश्चंद्र 1875 में ये नाटक आया और असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन इस नाटक में किया गया है। फिर जो मौलिक नाटक है इनका वो है चंद्रावली नाटिका। चंद्रावली नाटिका 1876 में आई और इसमें प्रेम भक्ति का आदर्श किस तरीके से हो सकता है वो इन्होंने रूपांतरित करके बताया। चंद्रावली नाटिका इनका मौलिक नाटक है, 1876 में आया था और प्रेम भक्ति का आदर्श उस चंद्रावली नाटक की आधारशिला थी। फिर अगला इनका बहुत महत्वपूर्ण नाटक है विशस्य विस्मोधम। ये एक भाण है, याद रखिएगा ये भाण है और ये भी 1876 में प्रकाशित होता है। इस नाटक की विषय वस्तु क्या थी? इस नाटक में जितने हमारे देसी राजा थे उन देसी राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति को दिखाने के लिए ये नाटक जो है विशस्य विस्मोधम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया था। तत्कालीन समाज की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ इनको जरूरत पड़ी उस भाण को लिखने की, क्योंकि सीधी सी बात है जो कुचक्र चल रहे थे, वहाँ की परिस्थितियाँ जो चल रही थी 1857 की क्रांति के बाद कांग्रेस बनने से पहले जो हमारे राजा थे सब एक दूसरे के खिलाफ कुचक्र कर गए थे। उनकी परिस्थितियों का चित्रण करना बहुत ज़रूरी था और उस राष्ट्रीय परिस्थिति को समझते हुए उस स्थिति का निवारण करने के लिए इन्होंने विशस्य विस्मोधम नाटक जो है वो रचा था। भारत दुर्दशा बहुत महत्वपूर्ण हमारे पाठ्यक्रम का भी हिस्सा। ये 1880 में ये नाटक जो है प्रकाशित हुआ था। इस नाटक के बारे में कहा जाता है कि ये नाट्य रासक था। क्या था? नाट्य रासक। बहुत महत्वपूर्ण बात ये रहेगी। और इसकी विषय वस्तु की मैं बात करूं तो अंग्रेजी राज में भारत की जो दशा थी, भारत की दुर्दशा जो थी सही मायने में, उस भारत की दुर्दशा का चित्रण इन्होंने किया है। और ये नाटक प्रबोध चंद्रोदय की जो शैली थी, प्रतीकात्मक शैली थी, उसको लेकर के लिखा गया है। यानी कि इस नाटक में भी शैली आपको प्रबोध चंद्रोदय वाली मिलेगी, प्रतीकात्मक शैली इस नाटक में भी आपको दिखाई देगी। छठा इनका जो मौलिक नाटक था वो था नील देवी। 1881 में इसको हम समझते हैं, पाते हैं। 1881 में इसका प्रकाशन होता है और इस नाटक के बारे में ये कहा जाता है ये गीति रूपक था। याद रखिए 1881 में जो नील देवी आया था वो गीति रूपक नाटक था। इसकी विषय वस्तु क्या थी? पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर के नील देवी नाटक जो है लिखा गया है। इसमें भारतीय नारी के आदर्शों की महत्ता का प्रतिपादन मिलेगा आपको और वहाँ की परिस्थितियों का चित्रण भी देखने को मिलेगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण नाटकों में से एक जो एक ही दिन में इन्होंने लिख दिया था, एक ही दिन छोड़िए रात में ही लिख दिया था, 6 अंकों का नाटक जिसका नाम है अंधेर नगरी। 1881 में ये नाटक आया था। 6 अंक थे इसमें या दृश्य थे। प्रहसन की श्रेणी में ये नाटक आता है। भ्रष्ट शासन तंत्र पर इसमें व्यंग्य किया गया है। एक गुरुजी और 2 उसके चेले हैं। आपको कमेंट करके बताना है उन चेलों के नाम क्या थे। ठीक है, तो प्रहसन है, 6 दृश्य हैं। 1881 में नाटक आया था, नाम था अंधेर नगरी। अब बात करते हैं अगले नाटक की जिसका नाम था प्रेम जोगिनी। 1875 में नाटक आया था। प्रेम जोगिनी 1875 का है और ये नाटिका की श्रेणी में आता है। प्रेम जोगिनी में क्या था विषय वस्तु? किसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण इस नाटक का आधार स्तंभ रहा है। तीर्थ स्थानों पर जो कुकृत्य होते हैं उनको प्रेम जोगिनी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिखाया। फिर 9वां नाटक इनका और यूं कहूं कि आखिरी नाटक जो अधूरा भी रहा इनका वो था सती प्रताप। सती प्रताप नाटक जो है 1883 में आया था और ये गीति रूपक माना जाता है। सती
प्रकाश गीति रूपक नाटक अधूरा नाटक माना जाता है। और इस नाटक को पूरा किसने किया था? एक सवाल आता है, इस नाटक को पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने। राधा कृष्ण दास ने इस नाटक को पूरा किया था। ये भी तथ्य कई दफा पेपर में आ जाता है कि भारतेंदु की ऐसी कौन सी रचना थी जिसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। तो वो नाटक था हमारा सती प्रताप। 70 से ज्यादा इनकी कविताएं मानी जाती हैं, जिनका स्क्रीनशॉट जो है आप लेकर के रख सकते हैं। कुछ कुछ महत्वपूर्ण हैं उनमें से, जैसे दशरथ विलाप है, खड़ी बोली की रचना है, बकरी विलाप है, फूलों का गुच्छा है, और इसके अलावा आप वैशाख महात्म्य याद रख सकते हैं। इसके बाद रामलीला याद रख सकते हैं, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप। कितनी ही उनको इतनी रचनाएं हैं इनकी। वर्षा विनोद आप याद रख सकते हैं, राग संग्रह याद रख सकते हैं, कार्तिक स्नान है, ठीक है, ये सब कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, ये सब आध्यात्मिक रचनाओं में आ जाती हैं। प्रातः स्मरण जो प्यार शैली में लिखी गई थी, बांग्ला की प्यार शैली में। सत्सई भी इन्होंने लिखी थी, सत्सई सिंगार। बहुत सारी रचनाएं हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट खींच करके आप जो है रख सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। बंदर सभा एक पैरोडी है, यहाँ पर देखिए बंदर सभा है। विजयनी विजय वैजंती, ये जब सेना मिस्र सेना के साथ लड़ाई कर रही थी तो उस वक्त की आधार वस्तु बनाया था इसको, तो वहाँ की भी ये रचना याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बात इनके बारे में। इनकी जो प्रबोधिनी रचना थी, उस रचना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है। प्रबोधिनी रचना, याद रखिए इस रचना को, प्रबोधिनी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो वो संदेश, प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाला संदेश इनकी प्रबोधिनी रचना में मिलता है। दो रचनाएं मैंने जैसे कहा था, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, ये ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की कविताएं हैं। इनकी सभी काव्य रचनाओं को हम भारतेंदु ग्रंथावली प्रथम भाग, इसमें संकलित पाते हैं कि सारी की सारी कविताओं को संकलन करके रखा गया है भारतेंदु ग्रंथावली में। 3 रचनाएं हैं इनकी, जिनका नाम है भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, उत्तरार्ध भक्तमाल। ये जो ग्रंथ है इनके विशुद्ध भक्ति भाव से ओतप्रोत कर देने वाले ग्रंथ हैं, जिनमें आध्यात्मिक चेतनाएं आपको मिलेंगी, भक्ति भावना आपको इन 4 ग्रंथों में मिलेगी। 2 लीलाएं ऐसी हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, देवी छद्म लीला, तन्मय लीला। ये कृष्ण के विभिन्न रूपों का चित्रण जो है इन कविताओं में किया गया है। तो ये थी कविताओं की बात, ऊपर नाटकों की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं इनके लिखे गए उपन्यासों की। तो उपन्यास इन्होंने लिखे थे 5। नंबर 1 हमीरहट, नंबर 2 सुलोचना, नंबर 3 रामलीला, नंबर 4 सीलवती, नंबर 5 सावित्री चरित्र। 5 उपन्यास हैं, याद रखिए। पहला हमीरहट है, दूसरा सुलोचना है, तीसरा रामलीला है और चौथा सीलवती। सीलवती कई दफा पेपर में आता है। सीलवती इनका लिखा गया उपन्यास है। सावित्री चरित्र इनका लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। अब बात करते हैं उपन्यास के बाद निबंध की। तो निबंध में कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं इनके, जैसे कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। ये इनका महत्वपूर्ण निबंध है, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। इसके बाद सबय जाति गोपाल की, ये भी इन्होंने एक निबंध लिखा था। मित्रता निबंध भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। इसके अलावा सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविता, ये रचनाएं भी निबंध की श्रेणी में ही आती हैं। बंग भाषा की कविता, जयदेव, सूर्योदय, ये 3 भी आप याद रखिएगा। इतिहास ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने इतिहास ग्रंथ के तौर पर लिखे थे 2 ग्रंथ। एक का नाम था कश्मीर कुसुम और एक का था बादशाह। तो कश्मीर कुसुम और बादशाह, ये इनके इतिहास ग्रंथ जाने जाते हैं, देखे जाते हैं। भारतेंदु के बारे में अब विशेष तथ्य देखते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता के तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक कविता वर्धनी सभा बनाई गई थी, जो समस्या पूर्ति के लिए बनाई गई थी। अंबिका दत्त व्यास वहाँ से बहुत प्रसिद्ध हुए थे। समस्या पूर्ति के लिए इन्होंने कविता वर्धनी सभा बनाई। इसके बाद 1873 में तदीय समाज की स्थापना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। उन्होंने
हिंदी साहित्य के सबसे पहले, या यूं कहूं कि अभिनीत नाटक जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया था, जानकी मंगल, उस जानकी मंगल में लक्ष्मण के पात्र की जो भूमिका थी वो सबसे पहले हरिश्चंद्र ने निभाई थी। किस उपनाम से लिखते थे? रसा के उपनाम से ये लिखा करते थे। संप्रदाय था इनका पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षा इन्होंने ग्रहण की। मातृभाषा के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए इन्होंने प्रशंसा करते हुए क्या लिखा था कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कसूल। तो राष्ट्रीयता और भाषा या मातृभाषा की बात करें तो ये अग्रणीय भूमिका में थे। 11 वर्ष के थे तब से ये कविताएं लिख रहे हैं, और इसके बाद जब 15 वर्ष के हो गए तो अपने परिवार के साथ साथ ही जगन्नाथ गए थे, उड़ीसा में, पुरी में गए थे। उस यात्रा में उनका परिचय बंगला साहित्य से हुआ और बंगला साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां उनको देखने को मिली। उसके बाद हिंदी में जब रूपांतरण उनका किया तो बहुत हद तक बंगला साहित्य से इन्होंने मदद ली थी। अपनी अति उदारता के कारण वे अपने पूर्वजों की संपत्ति लुटा करके पूरा का पूरा दरिद्र हो गए थे। सब कुछ बांट देते थे, किसी के का कुछ याद नहीं रखते थे, यानी कि कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे। जीवन के अंतिम दिन में जब वो अपना जीवन जी रहे थे, साहित्यकार हो, कवि हो, दीन दुखी हो, आपको पता लगे कि कोई आपके पास आया है तो उसकी वो मदद किया करते थे। 1873 में इन्होंने एक लेख लिखा, हिंदी नई चाल में ढले। कालचक्र में ये लेख प्रकाशित हुआ था, हिंदी नई चाल में ढली, और ये कई दफ़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल की तरह काम करता है। कई बार ये सवाल जो है वो पूछा जाता है कि कालचक्र की उसमें लिखा गया लेख कौन सा था? हिंदी नई चाल में ढले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या माना जाता है कि ये केवल नर प्रकृति के कवि माने जाते हैं, केवल नर प्रकृति के कवि माने जाते हैं। इनमें बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य बिल्कुल नहीं पाया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये। नर प्रकृति के काव्य कौन है? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, इन्होंने खुसरो के जैसी पहेलियां भी लिखी, मुकुरियां भी लिखी। हमने जैसे आपको कहा था 2 सखूने भी इन्होंने लिखे हैं, पहेलियां भी लिखी, मुकुरियां भी लिखी। तो हिंदी साहित्य की कोई विधा ऐसी नहीं थी जिन पर इन्होंने अपनी कलम ना चलाई हो। ठीक है, तो आज हमने बात की मोटे तौर पर सरसरी निगाह से आज हमने देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जैसे ही मंडल पूरा खत्म होगा, हम यहाँ भारतेंदु युग का एक प्रश्नोत्तरी रखेंगे जिसको आप जरूर सुनिएगा। ठीक है, उसमें आप कितने सवाल ठीक कर पाते हैं ये देखना लाजमी होगा। और आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। यूं ही आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, हौसला बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।